लिसन केयरफुली। हम हिस्ट्री को अक्सर डेट्स और किंग्स के नाम से याद करते हैं, बट रियल हिस्ट्री लाइज इन द मटीरियल कंडीशंस, यानी कि इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी कैसे सोसाइटी को बदल रही है। दिस स्लाइड कैप्चर्स द फाउंडेशनल शिफ्ट नोन एज द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन हिस्ट्री। हड़प्पा के डिक्लाइन के बाद एक लंबा रूरल गैप था। नाउ अराउंड 600 BCE सिटीज दोबारा क्यों एमर्जिंग हो रहे हैं? इसका रूट कॉज है आयरन टेक्नोलॉजी। समझिए, गैंजेटिक वैली की सॉइल बहुत हार्ड और क्ले हैवी है। वुडन प्लाउ शेयर से इसको टर्न करना इम्पॉसिबल था। जब आयरन लोहा इंट्रोड्यूस हुआ, स्पेसिफिकली आयरन प्लाउ शेयर्स एंड एक्सेस, तो इंसान ने फॉरेस्ट क्लियर किए और डीप प्लाउइंग शुरू की। डीप प्लाउइंग का डायरेक्ट रिजल्ट क्या हुआ? एग्रीकल्चरल सरप्लस। पहले फार्मर सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए उगाता था, सब्सिस्टेंस। अब वो एक्स्ट्रा उगा रहा है। जब सरप्लस अनाज होता है तो सोसाइटी का एक सेक्शन फार्मिंग छोड़कर दूसरे काम कर सकता है, लाइक पॉटरी, वीविंग और कारपेंट्री। यहीं से जन्म हुआ स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स का। देखो, जब क्राफ्ट्स बढ़ते हैं तो उन्हें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, इसलिए गिल्ड्स या श्रेणीज फॉर्म हुई। ये क्राफ्ट्समैन के कॉर्पोरेशंस थे जो क्वालिटी और प्राइसेस कंट्रोल करते थे। नोटिस करो, क्राफ्ट्स स्पेसिफिक स्ट्रीट्स में लोकलाइज हो गए, जिसे वेस्ट्स कहा गया। जब प्रोडक्शन बढ़ा तो ट्रेड नेटवर्क्स डेवलप हुए। पाथ ए और पाथ बी डायग्राम में देखो। ट्रेड के लिए बार्टर सिस्टम इनएफिशिएंट था, तो पंच मार्क्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मेटालिक मनी इकोनॉमी। अब सोशल स्ट्रक्चर पे आओ। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब है वेल्थ, और जहां वेल्थ है वहां किंग टैक्स लेगा। बलि, जो पहले वॉलंटरी गिफ्ट था, अब मैंडेटरी टैक्स बन गया। भागा यानी 1/6 शेयर कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर्स यानी राजभाटाज अपॉइंट हुए। ये टैक्स सिस्टम ही स्टेट की बैकबोन बना। फाइनली, ये सब फैक्टर्स मिलकर अर्बन सेंटर्स क्रिएट करते हैं। सेटलमेंट्स डिफरेंशिएट हो गईं। पुरा, फोर्टिफाइड टाउन्स फॉर रूलर्स, निगमा, मार्केट टाउन्स फॉर ट्रेडर्स। यही डिफरेंशिएशन अर्बनाइजेशन का हॉलमार्क है। एक स्पेसिफिक पॉटरी टाइप, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी NBWP, इस एरा की पहचान है। ये डीलक्स पॉटरी थी जो दिखाती है कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम थी और लग्जरी आइटम्स की डिमांड बढ़ रही थी। सो आयरन लेड टू सरप्लस, सरप्लस लेड टू ट्रेड एंड ट्रेड लेड टू सिटीज। सिंपल कनेक्शन है, राइट? अब हम पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करेंगे। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि इकोनॉमी कैसे बदली। अब देखो ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स कैसे चेंज हुई। द फंडामेंटल शिफ्ट हियर इज फ्रॉम जना टू जनपदा। जना का मतलब होता है ट्राइब। लोगों की लॉयल्टी अपनी ट्राइब यानी फैमिली क्लैन के प्रति थी। लेकिन अब लॉयल्टी शिफ्ट हो गई जनपदा यानी टेरिटरी की तरफ। लोग अब ये नहीं कहते थे कि मैं कुरु ट्राइब का हूं, बल्कि मैं कुरु रीजन का हूं। दिस इज द बर्थ ऑफ द टेरिटोरियल स्टेट। मैप को ध्यान से विजुअलाइज करो। 16 महाजनपदास पूरे नॉर्थ इंडिया में फैले हुए हैं, फ्रॉम गांधारा इन द नॉर्थ वेस्ट टू अंगा इन द ईस्ट, और नीचे अस्सका यानी गोदावरी तक। नोटिस वन क्रूशियल पैटर्न। ऑलमोस्ट सारे मेजर कैपिटल्स रिवर बैंक्स पर सिचुएटेड हैं। क्यों? सोचो जरा, उस जमाने में रोड्स डेवलप नहीं थी। रिवर्स वर द हाईवेज ऑफ एंटिक्विटी। ट्रेड, कम्युनिकेशन और ट्रूप मूवमेंट के लिए रिवर एसेंशियल थी। इसलिए कैपिटल्स लाइक पाटलिपुत्रा यानी गंगा सोन कॉन्फ्लुएंस या कौशाम्बी यमुना स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर थीं। इन्हें जल दुर्गा यानी वाटर फोर्ट्स कहा जाता था, क्योंकि नदियां नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड करती थीं। Let's decode the strategic importance of key महाजनपदास। Look at गांधारा यानी तक्षशिला। ये गेटवे टू इंडिया है। कोई भी फॉरेन इन्वेडर या ट्रेडर अगर इंडिया आएगा तो तक्षशिला से गुजरेगा, इसलिए ये एजुकेशन और ट्रेड का हब बना। अवंती यानी उज्जैन सेंट्रल इंडिया में है। ये नॉर्थ और साउथ ट्रेड रूट्स को कनेक्ट करता था। मगधा यानी राजगीर या पाटलिपुत्र सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बना? क्योंकि ये हिल्स से सराउंडेड था, यानी नेचुरल फोर्टिफिकेशन, और वहां आयरन माइंस पास में थीं। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस डिटरमिन्स डेस्टिनी। वत्सा कैपिटल कौशाम्बी was at the confluence of गंगा एंड यमुना, a massive trade node. अंगा यानी चंपा मैरिटाइम ट्रेड पोर्ट था, जहां से रिवर बोट्स बंगाल की तरफ जाती थी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में एक टर्म होती है बफर स्टेट।
और ये महाजनपदास कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से लड़ रहे थे रिसोर्सेस के लिए। ये सिर्फ सिटीज नहीं थी, ये पावर सेंटर्स थे जो रिसोर्सेस यानी माइंस, फॉरेस्ट्स और रिवर्स को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए गए थे। समझ आया? ज्योग्राफी सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ज्योग्राफी ही पॉलिटिक्स को डिफाइन कर रही है। टेरिटोरियल अलीजेंस का कॉन्सेप्ट आज के नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट का प्रीकर्सर है। अब हम पॉलिटिकल सिस्टम्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे। उस वक्त इंडिया में दो तरह की पॉलिटीज एग्जिस्ट करती थीं। एक तरफ मोनार्कीज, किंगडम्स, और दूसरी तरफ गणसंघास, रिपब्लिक्स या ओलिगार्कीज। ये सिर्फ अलग सिस्टम्स नहीं थे, ये अपोजिंग आइडियोलॉजीज थीं। डायग्राम में देखो, कॉन्ट्रास्ट क्लियर है। गणसंघास जैसे कि वज्जी कन्फेडरेसी, लिच्छवीज या मल्लाज हिमालय के फुटहिल्स में लोकेटेड थे। क्यों? क्योंकि माउंटेनियस एरियाज में लार्ज सेंट्रलाइज्ड आर्मी मेंटेन करना मुश्किल होता है, तो वहां क्लैन बेस्ड रूल चलता था। यहां किंग कोई एब्सोल्यूट रूलर नहीं था, बस एक काउंसिल था। पावर संस्थागारा असेंबली के हाथ में थी। डिसीजंस वोटिंग सलाका से होते थे। ये डेमोक्रेसी नहीं थी, ये ओलिगार्की थी, रूल बाय एलीट क्लैंस। बट यहां डिस्कशन और कंसेंसस इंपॉर्टेंट था। सोशली ये लोग वैदिक ऑर्थोडॉक्सी को नहीं मानते थे। दे वर मोर इगैलिटेरियन एंड सपोर्टेड बुद्धिज्म और जैनिज्म। दूसरी तरफ थी मोनार्कीज, मगधा, कोसला, वत्सा। यहां सेंट्रलाइज्ड डिस्पोटिज्म था। राजा ही सब कुछ है, प्रोटेक्टर ऑफ धर्मा। यहां पावर हेरिडिटरी थी और किंग के पास एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी जो पेजेंट से टैक्स कलेक्ट करके मेंटेन होती थी। ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस यहां स्ट्रांग था, क्योंकि ब्राह्मण्स राजा को लेजिटिमेसी देते थे और राजा उन्हें प्रोटेक्शन देता था। कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल था। वाई? बिकॉज मोनार्कीज वर एक्सपेंशनिस्ट। मगधा जैसे किंगडम्स को फर्टाइल रिवर बेसिन्स चाहिए थे, जो रिपब्लिक्स के पास थे। वज्जी मगधा कॉन्फ्लिक्ट क्लासिक एग्जाम्पल है। वज्जी स्ट्रांग थे क्योंकि उनमें यूनिटी थी। मगधा के किंग अजातशत्रु ने रियलाइज किया कि मिलिटरीली उन्हें हराना मुश्किल है, तो उसने डिवाइड एंड रूल यूज किया। उसने अपने मिनिस्टर वस्साकरा को वज्जी भेजा ताकि क्लैंस के बीच इंटरनल डिस्कॉर्ड पैदा कर सके। गनाज आर वल्नरेबल टू इंटरनल डिसेंशन। जब यूनिटी टूटी, तब मगधा ने अटैक किया। जियोपॉलिटिकली मोनार्कीज जीत गईं क्योंकि सेंट्रलाइज्ड कमांड वॉर के टाइम ज्यादा एफिशिएंट होता है कंपेयर टू एन असेंबली जहां हर डिसीजन पे डिबेट हो। Also, monarchies controlled the fertile plains, essential for surplus, while republics were pushed to the periphery. Basically, efficiency और aggression ने egalitarianism को defeat कर दिया। क्लियर है? Focus now. हिस्ट्री का सबसे बड़ा सवाल, why मगधा? 16 महाजनपदास में से मगधा ही इंडिया का फर्स्ट एम्पायर क्यों बना? इसका आंसर किसी एक रीजन में नहीं, बल्कि मल्टीपल स्ट्रेटेजिक और नेचुरल एडवांटेजेस के कॉम्बिनेशन में है। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये जियोग्राफिकल डेस्टिनी थी। सबसे पहला फैक्टर, इम्प्रेग्नेबल डिफेंसेस। मगधा की फर्स्ट कैपिटल राजगीर यानी गिरिव्रजा 5 हिल्स से घिरी हुई थी। स्लाइड में रिकंस्ट्रक्शन देखो, साइक्लोपियन वॉल्स। ये नेचुरल फोर्ट था गिरिदुर्ग का। दुश्मन के लिए इसे ब्रीच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जब कैपिटल शिफ्ट हुई पाटलिपुत्रा, तो वो गंगा, गंडक और सोन रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पर थी। ये बन गया जलदुर्गा यानी वाटर फोर्ट। रिवर्स ने ना सिर्फ डिफेंस दिया, बल्कि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को भी कंट्रोल किया। आर्मी को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट कहीं भी मूव करना हो, रिवर्स वर द फास्टेस्ट रूट। सेकेंड क्रिटिकल फैक्टर, नेचुरल रिसोर्सेस। मगधा आज के झारखंड रीजन के पास था, स्पेसिफिकली सिंहभूम आयरन माइंस। आयरन उस वक्त का न्यूक्लियर वेपन था। जिसके पास आयरन है, उसके पास स्ट्रॉन्ग वेपन्स और टूल्स हैं। मगधा could equip vast armies with superior iron weapons compared to others. Also, nearby forests provided timber for building forts and chariots. Third factor, elephant corps. ये एक गेम चेंजर था। मगधा पहला स्टेट था जिसने वॉरफेयर में एलिफेंट्स को लार्ज स्केल पर यूज किया। ईस्टर्न फॉरेस्ट से एलिफेंट्स पकड़े जाते थे। सोचो जरा, दुश्मन के पास हॉर्सेस हैं, बट एलिफेंट्स कैन ब्रेक वुडन गेट्स एंड फोर्टिफिकेशंस एंड स्मैश थ्रू एनिमी लाइंस। हॉर्सेस यानी कैवलरी एलिफेंट्स के सामने पैनिक कर जाते हैं। फोर्थ फैक्टर, एग्रीकल्चरल सरप्लस। गैंजेटिक प्लेन की अलूवियल सॉइल और अबंडेंट रेनफॉल का मतलब था हाई यील्ड, स्पेशली वेट राइस कल्टीवेशन।
हाई यील्ड इक्वल्स मोर टैक्स इक्वल्स लार्ज प्रोफेशनल आर्मी। बिना पैसे की आर्मी नहीं बनती। फाइनली अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर। मगधा वैदिक सेंटर से दूर था, किकटा रीजन। यहाँ वर्ण सिस्टम रिजिड नहीं था। दिस मेंट मगधा वॉज ओपन टू न्यू आइडियाज एंड एम्बिशियस पीपल रिगार्डलेस ऑफ कास्ट। बुद्धिज्म और जैनिज्म यहाँ फ्लरिश हुए। दिस कल्चरल फ्लेक्सिबिलिटी मेड देम pragmatic and receptive to expansionism without being bogged down by old rituals. So geography plus geology plus economy plus military innovation equals rise of Magadha. Make sense? मगध का राइज सिर्फ ज्योग्राफी से नहीं हुआ, उसे एक्चुअलाइज किया एम्बिशियस रूलर्स ने। हम यहाँ हरियंका और शिशुनागा डायनेस्टीज की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को डिकोड करेंगे। यहाँ स्टेट क्राफ्ट का एवोल्यूशन देखो, डिप्लोमेसी से शुरू होकर टोटल डिस्ट्रक्शन तक। बिम्बिसारा 544 to 492 BCE was the architect। उसने समझा कि हर जगह वॉर नहीं लड़ सकते, सो ही यूज्ड मैट्रिमोनियल अलायंसेस। कोसला देवी से शादी करके काशी का रेवेन्यू डाउरी में लिया, यानी बफर सिक्योर किया। लिच्छवी प्रिंसेस चल्लना से शादी करके वज्जी फ्रंटियर सिक्योर किया। मद्र पंजाब से शादी करके डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। इससे मगध के फ्लैंक्स सिक्योर हो गए और वो अंग ईस्ट पर फोकस कर पाया, जो रिवर ट्रेड कंट्रोल करता था। फिर आया उसका बेटा अजातशत्रु। ही वॉज एग्रेसिव एंड रूथलेस, इवन कमिटेड पैरिसाइड। उसने डिप्लोमेसी छोड़ दी और टोटल वॉर स्टार्ट किया। वॉर विद कोसला से काशी कंप्लीट एनेक्स कर लिया। बट सबसे इंपॉर्टेंट था वॉर विद वज्जी। ये 16 साल चला। यहाँ टेक्नोलॉजी का रोल देखो। ही इन्वेंटेड महाशिलाकांतका, अ मैसिव कैटapult और बलिस्टा मेनली फॉर थ्रोइंग स्टोन्स, और रथमूसला, अ चैरियट विद अ स्विंगिंग मेस और ब्लेड लाइक अ टैंक। ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थी जिसने स्टेलमेट तोड़ा। ही ऑल्सो फोर्टिफाइड पाटलीग्रामा, जो बाद में पाटलिपुत्र बना ताकि लिच्छवीज पर लॉन्च पैड मिल सके। इसके बाद शिशुनागा डायनेस्टी आई। शिशुनागा का सबसे बड़ा अचीवमेंट था डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंती। याद है अवंती? वो सेंट्रल नोड था। अवंती और मगध की 100 ईयर राइवलरी थी। शिशुनागा ने अवंती को हराकर नॉर्थ इंडिया में मगध की पैरामाउंसी एस्टैब्लिश कर दी। अब कोई मेजर राइवल नहीं बचा था। हिज सक्सेसर कलसोका ने कैपिटल परमानेंटली पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी। मैप में देखो, ग्रीन से रेड एरिया एक्सपेंशन। ये दिखाता है कैसे मगध एक छोटा जनपदा से पूरे नॉर्थ इंडिया का मास्टर बन गया। इट वॉज अ मिक्स ऑफ रूथलेस एम्बिशन, स्ट्रेटेजिक मैरिज एंड सुपीरियर मिलिट्री इंजीनियरिंग। क्लियर कनेक्शन? अब हम एंटर करते हैं नंदा डायनेस्टी के एरा में। हिस्टोरियंस इसे ऑफन अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट नंदाज वर द वंस हु क्रिएटेड द प्रोटोटाइप ऑफ एन एम्पायर। बिफोर मौर्याज, इट वॉज द नंदाज हु यूनिफाइड द लैंड। महापद्मा नंदा को एम्पायर बिल्डर कहा जाता है। उसके टाइटल्स देखो, सर्वक्षत्रांक का अप्रूटर ऑफ क्षत्रियाज एंड एकराट सोल सॉवरन। ये टाइटल्स बहुत सिग्निफिकेंट है। ट्रेडिशनल किंग्स क्षत्रिय होते थे, बट नंदाज वो लाइकली ऑफ शूद्र ओरिजिन। उन्होंने ओल्ड क्षत्रिय डायनेस्टीज लाइक इक्ष्वाकुज, कुरुज को खत्म करके एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनाया। मैप देखो, एम्पायर पंजाब से लेकर गोदावरी, कलिंगा और मैसूर तक एक्सटेंड हो सकता था बेस्ड ऑन इंस्क्रिप्शंस। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ओडिशा कंफर्म करता है कि नंदा किंग ने वहां कैनाल खुदवाई थी। दिस प्रूव्स कलिंगा वॉज अंडर मगधा। लेकिन इस मैसिव एम्पायर को चलाने के लिए क्या चाहिए? मनी एंड आर्मी। धनानंदा के पास इमेंस मिलिट्री माइट थी। ग्रीक अकाउंट्स कर्टियस बताते हैं कि उनके पास 200,000 इन्फेंट्री, 20,000 कैवलरी और सबसे टेरिफाइंग 3,000 to 6,000 वॉर एलिफेंट्स थे। कंपेयर करो अलेक्जेंडर की आर्मी से डायग्राम में। अलेक्जेंडर की आर्मी हाइडस पीस में एग्जॉस्टेड थी, और जब उन्होंने सुना कि आगे गैंगरिदाई नंदास के पास इतनी ह्यूज एलिफेंट फोर्स है, तो उनका मोराल टूट गया। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर फैक्टर था। अलेक्जेंडर की आर्मी वापस चली गई, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ टायर्डनेस बट फियर ऑफ नंदा पावर। बट ये आर्मी मेंटेन कैसे होती थी? थ्रू ऑप्रेसिव टैक्सेशन। धनानंदा वेल्थ अक्यूमुलेशन के लिए इनफेमस था। उसने हर चीज पर टैक्स लगाया, जिससे पब्लिक में रिजेंटमेंट पैदा हुआ। यही अनपॉपुलैरिटी बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के लिए एडवांटेज बनी टू ओवरथ्रो हिम। सो नंदास क्रिएटेड द स्ट्रक्चर, आर्मी प्लस ब्यूरोक्रेसी, बट फेल्ड इन लेजिटिमेसी, पब्लिक सपोर्ट। मौर्याज ने इसी स्ट्रक्चर को टेक ओवर किया।
समझ आया? Nandas were the foundation upon which the Mauryan superstructure was built. जब मगधा ईस्ट में एक्सपैंड कर रहा था, वेस्ट से इंडिया पर फॉरेन इन्वेजन्स शुरू हो गए थे। सबसे पहले ग्रीक्स नहीं, बल्कि पर्शियंस यानी अकैमेनिड्स आए थे। ये कॉन्टैक्ट इंडिया के लिए बहुत इन्फ्लुएंशियल रहा। Cyrus 558 BCE was the first to expedite towards India, destroying Kapisa close to Hindu Kush. But real consolidation किया Darius I ने 516 BCE में। उसने पंजाब और सिंध को एनेक्स किया और पर्शियन एम्पायर का 20th सैट्रपी यानी प्रोविंस बनाया। नोट करो इकोनॉमिक वैल्यू। हेरोडोटस बताता है कि ये सैट्रपी सबसे वेल्दी थी और पर्शियन एम्पायर को ह्यूज ट्रिब्यूट 360 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड डस्ट देती थी। ये दिखाता है कि इंडस रीजन कितना प्रॉस्परस था। इंडियन सोल्जर्स यानी इन्फेंट्री और चैरियट्स वर इवन रिक्रूटेड इन द पर्शियन आर्मी टू फाइट अगेंस्ट ग्रीक्स इन यूरोप, ज़र्क्सीज के आर्मी में। यानी इंडियन सोल्जर्स ग्रीस की धरती पर लड़ चुके थे अलेक्जेंडर के आने से पहले। लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट था कल्चरल एक्सचेंज। दो बड़े इंपैक्ट्स हुए, स्क्रिप्ट और आर्ट। पर्शियंस इंट्रोड्यूस खरोष्ठी स्क्रिप्ट इन एनडब्ल्यू इंडिया। डायग्राम में देखो, ये स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, अरामैक यानी पर्शियंस ऑफिशियल स्क्रिप्ट से डिराइव होकर। अशोका के इडिक्ट्स मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी इसी स्क्रिप्ट में है। दिस इज डायरेक्ट एविडेंस। आर्किटेक्चर में मौर्यन आर्ट पर पर्शियन इन्फ्लुएंस अनडिनाएबल है। स्लाइड में बेल कैपिटल कंपेयर करो। पर्सिपोलिस पर्शिया के पिलर्स में भी बेल शेप्ड कैपिटल्स यानी इन्वर्टेड लोटस और हाई पॉलिश यानी शाइनी फिनिश यूज होता था। मौर्यन पिलर्स जैसे सारनाथ लायन कैपिटल में सेम फीचर्स हैं। अशोका के एडिक्ट्स का प्रियम्बल स्टाइल यानी दस स्पीक्स द किंग भी पर्शियन इंस्क्रिप्शन से इंस्पायर्ड है। सो इन्वेजन का मतलब सिर्फ लूट नहीं होता, इट ओपन्स ट्रेड रूट्स एंड लीड्स टू कल्चरल डिफ्यूजन। इंडो ईरानियन कॉमर्स बढ़ा और आइडियाज फ्लो हुए। ये ग्लोबलाइजेशन का एंशिएंट वर्जन था। फाइनली हम आते हैं मैसेडोनियन इन्वेजन पर। अलेक्जेंडर द ग्रेट 327 to 325 BCE। ऑल्दो अलेक्जेंडर इंडिया में ज्यादा टाइम नहीं रहा, उसका इम्पैक्ट जियोपॉलिटिकली ह्यूज था। अलेक्जेंडर हिंदू कुश क्रॉस करके आया। तक्षशिला के रूलर अंभी ने सरेंडर कर दिया, ट्रेटर। बट पोरस यानी पुरु ने झेलम रिवर पर चैलेंज किया। ये थी बैटल ऑफ हाइडास्पीस। स्ट्रैटेजी मैप देखो, अलेक्जेंडर ने डिसेप्शन यूज किया, नाइट क्रॉसिंग की ताकि पोरस को सरप्राइज कर सके। पोरस ने एलिफेंट्स यूज किए जो ग्रीक्स के लिए नाइटमेयर थे, लेकिन अलेक्जेंडर की मोबाइल कैवलरी यानी हॉर्सेस फास्ट थी। पोरस हार गया, बट हिज ब्रेवरी इम्प्रेस्ड अलेक्जेंडर, सो ही रीइंस्टेटेड हिम। लेकिन जब आर्मी बियास रिवर पहुंची तो सोल्जर्स ने म्यूटिनी कर दी। वॉर वियरीनेस और फियर ऑफ नंदा पावर जो हमने डिस्कस किया रीजन बने। अलेक्जेंडर हैड टू रिट्रीट। अब समझो इम्पैक्ट एंड लेगेसी। अलेक्जेंडर के कैंपेन ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट कर दिया। उसने वहां के छोटे छोटे वॉर लाइक ट्राइब्स जैसे अश्वकास और मल्लास को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसने इनडायरेक्टली चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की। कैसे? क्योंकि अब चंद्रगुप्त को हर ट्राइब से लड़ने की जरूरत नहीं थी, मैदान साफ था। अलेक्जेंडर हैड ऑलरेडी ब्रोकन द लोकल रेजिस्टेंस। कल्चरली इसने गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट की नींव रखी, जहां बाद में ग्रीक रियलिज्म और इंडियन थीम्स मिक्स हुए। बुद्धा लुकिंग लाइक अपोलो। इकोनॉमिकली ट्रेड रूट्स ओपन हुए, लैंड रूट वाया बलोचिस्तान एंड सी रूट अंडर नियार्कस। इसने इंडिया और यूरोप के बीच डायरेक्ट ट्रेड लिंक एस्टैब्लिश किया। और फाइनली क्रोनोलॉजी। ग्रीक हिस्टोरियंस ने डेट्स रिकॉर्ड की जिसने इंडियन हिस्ट्री की डेटिंग को सिक्योर किया। 326 BCE became a fixed anchor. So, Alexander didn't conquer India, but he inadvertently paved the way for the Mauryan Empire by shattering the petty states of the Northwest. हिस्ट्री में अक्सर डिस्ट्रॉयर ही क्रिएटर के लिए रास्ता बनाता है।